बोर्ड एग्जाम 2026 में जितने भी मेरे प्यारे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, सभी प्यारे बच्चों को एक तोहफा आज देने वाला हूं, बिल्कुल भी प्यारा सा तोहफा। और वो तोहफा ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आपके बायोलॉजी में यानी कि जीव विज्ञान में जो है ना कौन कौन सा चित्र बनाना जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको आज हम बताने वाले हैं एक एक करके। तो आइए मेरे बच्चे, एक बार फिर से आप सभी का अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं आपको आज बताने वाला हूं बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आज हम आप लोगों को बताएंगे, जानते हैं क्या? बिहार, आज आप लोग को हम बताने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में, है ना। बिहार मैट्रिक परीक्षा जो है 2026 में जो है कौन कौन से चित्र आपको बनाना मोस्ट इंपोर्टेंट है बायोलॉजी के, है ना बाबू। तो बायोलॉजी के जो है जो भी चित्र आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको परीक्षा में बनाना है बाबू, उस चित्र को आज एक एक करके हम बताने वाले हैं। जैसे जो है ना यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हो गया आपको मानव, ये नर जनन तंत्र है, ठीक है जी। यहाँ पे आप सभी इस चित्र को देख पा रहे होंगे, है ना। और यहाँ पे है बाबू, यहाँ पे जो ना यह मादा जनन तंत्र का एक चित्र है, ठीक है। उसके बाद ये फूलों के कई भाग होते हैं, स्त्री केसर, पुंकेसर होते हैं, जननांग होते हैं, इसका चित्र में वर्णन भी करना होता है। तो आइए बच्चे, बिना देरी किए जो है ना यहाँ पे इस क्लास को शुरू करते हैं। आइए, तो सबसे पहला हम लोग का पॉइंट ये होने वाला है, ठीक है। यानी कि यह पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मानव जनन तंत्र के बारे में, ठीक है बाबू, मानव जनन तंत्र के बारे में। तो कभी कभी मेरे बाबू एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा ना, कि ये चित्र कभी कभी केवल बनाने के लिए देता है कि केवल मानव जनन तंत्र का सचित्र, केवल चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो केवल जो ना आप ये वाला देखिएगा, कितना मैं यहाँ पे इंगित कर रहा हूं, ये वाला केवल अगर आप बना देते हैं तो आपको जो है ना पूरा का पूरा 5 नंबर मिल जाता है। लेकिन बड़ा ही कष्ट की बात है मेरे बच्चे कि कभी कभी एक पॉइंट इसमें बढ़ा देता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है। देखिए ना, कई यूट्यूब पे भी टीचर आए हुए हैं, कह रहे हैं कि नामांकित चित्र में जो है ना खाली ई बना दीजिएगा तो काम चल जाएगा। नहीं मेरे बाबू, ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। कभी कभी जब भी पूछेगा ना कि वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें, तो वर्णन का जब इसमें खेल आया तो समझिए कि इसको पूरा वर्णन भी करना होगा। अगर केवल आया कि मानव जनन तंत्र का केवल नामांकित चित्र बनाए तो ये बनाइएगा। दूसरा, नामांकित चित्र बनाए और नामांकित चित्र का वर्णन करें तो उसमें वर्णन भी करना होगा। तीसरा चीज कि जब भी आप अपने एग्जाम में कोई भी चित्र बनाते हैं, कोई भी डायग्राम, कोई भी फिगर बनाते हैं, तो मेरे बच्चे इस फिगर को जो है ना आप जानते हैं कैसे बनाएंगे। इस फिगर को जो है ना आप हमेशा जो है मेरे बच्चे पेंसिल से ही बनाएंगे, पेंसिल से। अन्यथा कलम से अगर बना देते हैं इस चित्र को तो आपका नंबर कट जाएगा, नंबर हरगिज नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए मेरे बच्चे, हम यहाँ पे समझने वाले हैं आज, यहाँ पे जो है ना हम समझेंगे बाबू कि यह जो है आखिर ये जनन तंत्र क्या होता है, मानव जनन तंत्र आखिर होता क्या है। हम केवल एक चीज नहीं बताएंगे, आपको आम भी खाना है और मिठाई भी खाना है, फलों खिलाएंगे, मिठाइयों खिलाएंगे, यानी कि उसका वर्णन भी बताएंगे और सचित्र जो है ना इसका नामांकित चित्र भी बताएंगे और उसका वर्णन भी बताएंगे। तो बाबू मेरे यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझेंगे मानव जनन तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे कि ये जो है ना मानव जनन तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। नीचे इनका जो है ना संक्षिप्त विवरण और मुख्य अंगों की सूची दी गई है, जो कि अंग इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम लोग एक एक करके, जैसे योनि हो गया, एक तरफ हो गया आपको इसमें ज्ञानाशय हो गया, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है ये इसमें जो है ना, हाँ इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना ये हो गया मादा जनन तंत्र और ये हो गया नर जनन तंत्र। तो आइए ना इसको हम एक एक करके यहाँ पे समझ लेते हैं। यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है यह नर जनन तंत्र, तो ये जो है ना आपको ये नर जनन तंत्र है बाबू, ठीक है। जिसमें ये जो है एक पेनिस होता है, यहाँ पे जो है शुक्राशय होता है, प्रोटेस्ट ग्रंथि होता है, मूत्र मार्ग होता है, शुक्रवाहिनी होता है, अधिवृषण होता है। तो इस प्रकार से जो है आप नर जनन तंत्र का डायग्राम अपने परीक्षा में पेंसिल के द्वारा, मेरे बच्चे एक बार कान खोल के सुन लीजिएगा कि इस चित्र को जो है ना पेंसिल से ही बनाना पड़ेगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे आइए ना एक बार बताते हैं इसको बनाइएगा कैसे। तो देखिए ना यहाँ पे जो है ना आपको जानते हैं क्या करना है, एक यहाँ पे जो है ना बहुत बड़ा ऐसे शुक्राशय बना देना है।
मतलब टेढ़ा मेढ़ा ऐसे चित्र बना देना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक ऐसे जोड़ देना है ये, उसके बाद ऐसे जोड़ देना है ये, उसके बाद जो है ना इसका ऊपरी भाग जो है थोड़ा ऐसे कर देना है, एक यहाँ से जो है ऐसे करके ऐसे ऐसे कर देना है, इसमें जो है 2 पार्ट ऐसे कर देना है, 2 पार्ट ऐसे कर देना है, ठीक है। और इसमें जो है ना शुक्राशय यहाँ पे है बाबू, ठीक है, शुक्राशय, जिससे शुक्राणु निकलते हैं, जिससे जो होता है ना कि जो निषेचन होता है मादा और नर में, तो उससे जो है ना बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना शुक्राशय यहाँ पर है जहाँ पे शुक्रजीव रहते हैं। उसके बाद जो है ये प्रोटेस्ट ग्रंथि है जो शुक्राशय को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये हो गया आपको मूत्र मार्ग, जहाँ से मूत्र ऐसे बाहर निकलता है। उसके बाद ये शुक्रवाहिनी हो गए, मूत्र अलग से निकलता है। शुक्राणु कहाँ से निकलता है? तो शुक्राणु जो है ना वृषण में वास करता है। कहाँ वास करता है बाबू? तो वृषण में वास करता है। और ये जो ना इस रास्ता से होते हुए यहाँ से ऐसे निकल के उसी रास्ता से बाहर निकलता है, ठीक है। और ये हो गए, ये तो हो गए शुक्राशय, ठीक है ना, शुक्राशय हो गए, ठीक है। उसके बाद ये वृषण जो है ना वृषण में आकर के और होते हुए यहाँ से तब जाकर के ये बाहर निकलती है। इसे कहते हैं मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं बाबू? मूत्र मार्ग कहते हैं। इसको शीशन कहा जाता है। जो लास्ट में ये होता है ना, ये जो ऊपर से चमड़ा ऐसे होता है, ऐसे ऊपर की तरफ हो जाता है, तो इसे जो ना इस चमड़ा के बाहर वाला जो पार्ट्स होता है बाबू, इसको हम क्या कहते हैं? तो शीशन कहते हैं बाबू, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें है कि इसमें अगर वर्णन करना होगा तो इसका वर्णन कैसे करेंगे? तो देखिए, नर जनन तंत्र मुख्य रूप से शुक्राणु उत्पन्न और इन्हें मादा शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है वृषण। ये तो हो गया ना जनन तंत्र। उसके बाद है वृषण। इसमें कुछ भी नहीं करना है बाबू, इसमें ऐसे ही आप लोग सीख जाएंगे जैसे ABCD 1 2 3 4 ऐसे सिंपल सिखाएंगे आज आपको। तो यहाँ पे देखिएगा, यह वृषण के बारे में थोड़ा सा समझेंगे बाबू कि यह शरीर के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं और शुक्राणु व टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये हो गया वृषण के बारे में। अगला देखेंगे अधिवृषण, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह अधिवृषण का होता है तो यहाँ पे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पे कह रहा अधिवृषण, यहाँ शुक्राणु परिपक्व व संग्रहित होते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं और फ्रेश करता हूँ फिर से। देखिएगा, आप बोलेंगे ना कि सर यहाँ पे शुक्राशय बता रहे थे, फिर यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? तो शुक्राशय तो यहाँ से उत्पन्न होता है, शुक्राणु यहाँ से उत्पन्न होता है शुक्राशय से, लेकिन ये चल के आ जाता है कहाँ पर? तो यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ आके क्या होता है कि यह परिपक्व होता है, पकता है, जवान होता है। इसका जो है ना यूथ पोजीशन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। और उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ से होता है क्या कि उसके बाद अधिवृषण में देखिए क्या होता है, यहाँ शुक्राशय परिपक्व व संग्रहित होते हैं, जमा होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? जमा, अधिवृषण में। आ रहा है समझ में? उसके बाद है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका यानी कि शुक्रवाहिका आप यहाँ पे देख सकते हैं, शुक्रवाहिनी, ये शुक्र को लेके यहाँ भी आता है और फिर इसको लेके यहाँ भी आता है। यानी शुक्राणु जिस रास्ता से चलता है ना, उसको शुक्रवाहिका कहते हैं बाबू, ठीक है। तो अगला यहाँ पे पॉइंट है शुक्रवाहिका। तो यह शुक्राणु को वृषण से मूत्र मार्ग तक ले जाती है। शुक्राशय से कहाँ से बाबू? तो शुक्राणुओं को वृषण से, शुक्र यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है। इसे क्या कहते हैं बाबू? तो इसे हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनी, ठीक है। उसके बाद कर रहा है शीशन। शीशन क्या है? तो शीशन जो है ना ये वाला पार्ट से बाबू। कौन पार्ट से? ये वाला पार्ट्स को हम कहते हैं शीशन, ठीक है। ये वाला पूरा भाग नहीं, ये मूत्र मार्ग है, यहाँ से यहाँ तक ये मूत्र मार्ग है, ठीक है। लेकिन यहाँ वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ये वाले भाग को शीशन कहते हैं, ठीक है। शीशन यह मैथुन अंग है, मैथुन अंग है, जहां मैथुन होने के बाद में जो है ना एक स्त्री और एक पुरुष सेक्स की प्रक्रिया कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो शुक्राणुओं को मादा के जनन मार्ग में स्थानांतरित करता है, यानी नर के जनन अंग से क्या करता है कि मादा के जनन अंग तक क्या करता है? लाके इसको पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखते हैं पॉइंट बाबू, मादा जनन तंत्र के बारे में समझेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपको मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं इसको। और यहाँ पे समझेंगे इसका काम क्या होता है। मादा जनन तंत्र अंडाणु यानी ओवीए कहते हैं इसको, उत्पन्न करने, निषेचन और शिशु के विकास के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। ठीक है, सेक्स प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा हम पूरे संसार को निर्मित कर सकते हैं। अगर सेक्स प्रक्रिया होगा ही नहीं तो हमारे संसार का निर्माण कैसे होगा? तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कि निषेचन यानी सेक्स कहते हैं इसको, और शिशु के विकास के लिए जो है उत्तरदायी है। और अंडाशय, ये अंडाशय के बारे में समझिएगा।
देखिए सबसे पहले मादा जनन तंत्र हो गए यहाँ पे, इसको अगर बनाना हो ऐसे बनाएंगे, देखिएगा प्लीज बाबू एक बार, ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे, और यहाँ से देखिए ऐसे एक बड़ा सा बना लेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ से बना लेंगे, और इसको बाहर ऐसे खोलेंगे ऐसे करके, और इसको ऐसे इसको जो है ऐसे बना लेंगे, ठीक है। बाकी जो है इसमें संरचना ऐसे ऐसे ऐसे, अगर बनाना हो पेंसिल से तो ऐसे 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 बना लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना इसका संरचना आप पेंसिल से भी बना सकते हैं। सबसे नीचे क्या लिखेंगे बाबू, तो लिखेंगे आप लोग योनि, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, ग्रीवा, क्या लिखेंगे, ग्रीवा नाल लिखेंगे, ठीक है। ग्रीवा नाल, ऊपर में क्या आता है, तो केवल ग्रीवा आता है, उसके बाद झालर आता है, अंडाशय आता है जहाँ पे अंडा पलता है, ठीक है। उसके बाद अंडा इधर भी पलता है, दोनों तरफ अंडा ऐसे जो होता है ना, दोनों तरफ अंडा पलता है, ठीक है। उसके बाद तुम्बिका है, आपको यहाँ पे डिम्ब वाहिनी नलिका यहाँ पे जो दिखाया गया है ये सभी है, ठीक है। गर्भाशय बुध इसको कहा जाता है, गर्भाशय गुहा कहा जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से केवल नामांकित चित्र अगर बोले ना तो ऐसे बना दीजिएगा, या फिर चित्र नामांकित चित्र बना करके उसका वर्णन करने के लिए बोले ना तो आइए इसका वर्णन करके दिखाते हैं। अंडवाहिनी मेरे बच्चे यहाँ निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है ना बाबू। अंडवाहिनी में क्या होता है कि यहाँ पे जो ना निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहाँ पे संपन्न होती है, अर्थात सक्सेस होती है। उसके बाद यहाँ पे कर रहा है गर्भाशय, ठीक है। तो गर्भाशय मेरे बच्चे यहाँ पे जो ना कर रहा है, यहाँ भ्रूण का विकास और शिशु का पालन पोषण होता है। तो गर्भाशय किधर है बाबू, तो गर्भाशय जो है ना यहाँ पर है, गर्भाशय अंतः, तो गर्भाशय यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होता है कि शिशु का भरण पोषण होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि देखिए भ्रूण किसे कहते हैं, जब तक जो है ना नर का जो है स्पर्म जो है जब तक एक अलग अलग अंग में विखंडित नहीं हो जाता है, उसका हाथ पैर उंगली मुख नाक आंख दांत कान नहीं बन जाता है ना, तब तक हम उसको क्या कहते हैं बाबू, तो भ्रूण कहते हैं। लेकिन जब वह अलग अलग विखंडित हो जाए ना, उसका नाक भी बन जाए आंख भी बन जाए हाथ भी बन जाए, तब हम उसको क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं। अब इसी का पालन पोषण कहाँ पर होता है, तो इसी गर्भाशय में होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे करा है योनि, ठीक है ना। तो यह जन्म नाल के रूप में कार्य करती है और शुक्राणु प्राप्त करती है, यानी कि सेक्स की प्रक्रिया जो है ना यहीं से होती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं बाबू, तो योनि। देखिए यहाँ पे सेक्स की प्रक्रिया यहाँ से होती है, इसको क्या कहते हैं, तो योनि कहते हैं बाबू, ठीक है। और काम क्या करती है, यह जन्म नाल के रूप में भी कार्य करती है। बच्चे जब यहाँ बनते हैं तो यह जन्म लेने के रूप में भी यहाँ पे काम करती है, तो इसे जन्म नाल योनि भी कहते हैं बाबू, ठीक है ना। अगला पॉइंट यहाँ पे हम लोग समझेंगे मानव हृदय के बारे में, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है बाबू, मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं बाबू, ह्यूमन हार्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ह्यूमन हार्ट जो है ना मानव शरीर की सबसे समझिए कि महत्वपूर्ण ग्रंथि है। 1 मिनट में कितना बार धड़कता है मानव हृदय, हार्ट, मानव ह्यूमन हार्ट, तो ये जो है ना 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यह ब्लड को पंप करता है, सभी शरीर में चारों तरफ ऐसे ब्लड को दौड़ाता है, और सारे गंदे ब्लड को ला करके फिर वहाँ पे मतलब जो भी हो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ना इसको ऐसे खूब बढ़िया से ऐसे पहले बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक कटिंग यहाँ पे, 2 कटिंग यहाँ पे थोड़ा सा अलग से इस तरह से बना दीजिए। इस तरह से बनाने के बाद 2-3 इधर उधर ऐसे निकाल दीजिए, अगर निकालना हो तो ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है ना बाबू। और सबसे नीचे क्या लिखेंगे, मानव हृदय का काट दृश्य, नामांकित चित्र बनाना है ना, तो सबसे नीचे आप क्या लिखेंगे, मानव हृदय का काट दृश्य लिखिए, ठीक है। उसके बाद इधर क्या लिखेगा, विभाजिका, क्या लिखेगा बाबू, विभाजिका होता है, ठीक है ना, विभाजिका। उसके बाद इधर क्या लिखेगा, बाया निलय, एक होता है दाया अलिंद, ठीक है। फिर इधर होता है दाया निलय, एक होता है दाया अलिंद। नीचे निलय, नीचे निलय, नीचे है ना, ट्रिक से याद रखिएगा, हृदय का निचला भाग निलय और ऊपर वाला अलिंद, नीचे निलय ऊपर अलिंद, नीचे निलय ऊपर अलिंद, ऐसे याद रखिएगा। ये जो ना 4 कोष्ठ में बांटे गए रहते हैं, ये है दाया अलिंद, ये है दाया निलय, ये हो गया बाबू बाया निलय, ये हो गया बाया अलिंद, ठीक है। ऊपर का भाग है मेरे बच्चे महाधमनी होता है, धमनी होता है, सिराएं होती है, जैसे यहाँ पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। इसको जो है दोनों ये जो पार्ट्स यहाँ से ब्लड निकलता है,
जो साफ करने के लिए या फिर कचरा ब्लड को लाकर अंदर एंट्री करवाता है, इसको फुफ्फुस ध्वनि कहते हैं। और ये क्या है, फुफ्फुस शिरा है। ठीक है, एक फुफ्फुस शिरा है, यहाँ पे फुफ्फुस धमनी है। ठीक है, यह जो है ना ऊपरी भाग हो गया, शरीर के ऊपरी भाग संख्या, जैसे इसको क्या कहते हैं, महाशिरा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, महाशिरा कहते हैं। ठीक है ना, जो कि क्या करता है, सारे ब्लड को यहाँ से जो है ना सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, अब आइए ना इसका वर्णन करते हैं। पेशीय अंग है, यह क्या है, मानव हृदय एक पेशीय अंग है, और इसमें क्या करता है, यह जो है शरीर में रक्त पंप करता है। उसके बाद यह छाती के मध्य में स्थित होता है, और हमारा जो बाती है ना चारों तरफ, इसकी सुरक्षा में लगा रहता है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है, थोड़ा बाईं ओर, यानी कि यूं समझिए, यहाँ थोड़ा बाईं ओर, यहाँ पे स्थित होता है, थोड़ा सा बाईं ओर में। ठीक है, आगे आते हैं बाबू, समझते हैं यहाँ पर कह रहा है कि हृदय की संरचना, हृदय मुख्य रूप से, अब हृदय की संरचना के बारे में समझेंगे जी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हृदय मुख्य रूप से 4 कक्षों में विभाजित होता है। अभी बताए थे यहाँ पर कि दायां अलिंद, ठीक है, और दायां निलय और दायां अलिंद, फिर यहाँ पे बायां निलय और बायां अलिंद, 4 गो कक्ष में यह क्या होता है कि बांटा गया रहता है बाबू। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि दायां अलिंद, यह क्या होता है, यह शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, दायां अलिंद क्या करता है, यह शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्राप्त करता है। चलिए देखते हैं दायां अलिंद कहाँ है। ये है दायां अलिंद, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को इधर से प्राप्त करता है। जो हमारे शरीर में चारों तरफ रक्त घूम करके आ रहा है ना, उसको यहाँ से प्राप्त किया जाता है कि चलो लाओ, तुम कचरा प्रोडक्ट ला रहा है, हम इसको साफ करके तुमको भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू मेरे यह हो जाएगा दायां अलिंद। उसके बाद दायां निलय क्या करता है, तो ये दायां निलय यहाँ पे है बाबू। ठीक है ना, ये क्या करता है, तो ये जो है ना, यह रक्त को फेफड़ों में ऑक्सीजन के लिए भेजता है, और यह क्या करता है कि ऑक्सीजन के लिए रक्त को फेफड़ों में भेज देता है बाबू। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कर रहा है कि बायां अलिंद, है ना, तो बायां अलिंद कहाँ है बाबू, तो इसमें जो है ना बायां अलिंद जो है आपको यहाँ पर है, बायां अलिंद, यहाँ से ऐसे नहीं, ऐसे होगा, बायां अलिंद हो गया। ठीक है, अब बायां अलिंद का इसमें क्या क्या काम होता है, तो कह रहा है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। यह क्या करता है, बायां अलिंद यहाँ से जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करता है, तो प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बायां निलय क्या करता है, तो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में क्या करता है कि पंप करवाता है, ऐसे करवाता है। ठीक है, तो ये पंप करवाता है कौन, तो बायां निलय। तो बायां निलय कहाँ है बाबू, तो बायां निलय यहाँ है, जो पूरे शरीर में क्या करता है, रक्त को भेजना शुरू करता है, यहाँ से भेजता है। ठीक है, चलिए बाबू अगला यहाँ पे पॉइंट क्या है देखेंगे आप लोग ध्यान से। करे कार्य प्रणाली, हृदय का जो है ना कार्य प्रणाली, यानी इसके बारे में जो है ना, इसके कार्य प्रणाली के बारे में बता रहा है कि अशुद्ध रक्त शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में आता है, फेफड़ों में गमन, यानी कि यहाँ से रक्त दाएं निलय में और फिर फुफ्फुस धमनी के जरिए फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने जाता है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ से रक्त दाएं निलय में, यानी कि दायां निलय कहाँ है बाबू, तो दायां निलय जो है ना आपको, दायां निलय यहाँ पर है। ठीक है बाबू, और दायां निलय यहाँ से क्या करता है, देखिए ना, दाएं निलय में और फुफ्फुस धमनी के जरिए फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने जाता है। ठीक है, और फिर शुद्ध रक्त क्या करता है, इसमें देखिए शुद्ध रक्त का कार्य क्या होता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं अलिंद में आता है। फिर कह रहा है कि पंपिंग, अंत में यह बाएं निलय से होकर के क्या करता है कि महाधमनी के जरिए पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है बाबू, अब आ गया वृक्काणु। ठीक है ना, वृक्काणु आखिर है क्या, है ना, तो वृक्काणु जो है ना, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वृक्काणु तो बिल्कुल आपको नया नाम दिख रहा होगा, लेकिन बाबू मेरे बिल्कुल यह नया नाम नहीं है। इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे तो बिल्कुल आपके लिए जो ना ओल्ड नेम लगेगा यह। आइए ना बताते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण विषय, यह वृक्काणु क्या करता है कि शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह क्या है बाबू, तो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह जो है ना, ये पूरे शरीर में फैला होता है,
ये जो है ना पूरे शरीर में फैला होता है। यहाँ वृकाणु का सचित्र वर्णन और उनकी कार्यात्मक प्रणाली दी गई है, जो कि इस प्रकार से है। इस प्रकार से ऐसे बना करके ऐसे 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 करके आप जो है ना इसका फिगर बना सकते हैं। उसके बाद अंदर भी कुछ ऐसे बना सकते हैं, अंदर से भी कुछ ऐसे ऐसे बना करके इसका चित्र आप ऐसे बना सकते हैं बाबू, ठीक है। और देखिए इसका अगर नामांकित चित्र बनाना होगा तो ऐसे बना, देखिए ऐसे पेड़ के डाली के जैसे आपको बनाना है, ठीक है। संग्राहक वाहिनी इसको कहते हैं। वृक्क धमनी यहाँ पर है, अब वृक्क शिरा की शाखा यहाँ पर है, वृक्क धमनी की शाखा यहाँ पर है, ठीक है। वृक्क शिरा की शाखा यहाँ है, वृक्क धमनी की शाखा यहाँ है। उसके बाद कह रहा है कोशिका गुच्छ यहाँ पे है, बोमन संपुट यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ग्लामेरुलस, उसके बाद वृकाणु भाग यहाँ पर है, वृकाणु भाग यहाँ पर है बाबू, ठीक है। और फिर कह रहा है कि वृकाणु का नलिकाकार भाग है, यह क्या है, वृकाणु का नलिकाकार भाग है। देखिए नलिकाकार भाग इसको कह रहा है, देखिए ना ये नली जैसे ऐसे, नली जैसे ऐसे चारों तरफ है ना, नली जैसे, उसी को कह रहा है नलिकाकार बाबू, ठीक है। तो इसके कार्य प्रणाली को भी आप समझ गए बाबू। उसके बाद आइए अगला पॉइंट इसमें का हम लोग अगर देखें तो कह रहा है प्रमुख भाग और कार्य। इसका जो है ना बोमन संपुट, वृक्क नलिका, ये प्रमुख भाग है। बोमन संपुट यह क्या करता है, तो बोमन संपुट यहाँ पे है, ठीक है। और ये क्या करता है बाबू, ये इस प्रकार से देखिए ना, बोमन संपुट है, ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, यह कप के आकार का भाग है, जिसमें क्या करता है, ग्लोमेरुलस यानी कि रक्त कोशिकाओं का गुच्छा। क्या होता है बाबू, रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होता है। यहाँ रक्त क्या होता है, छनता है, छानते हुए कभी देखे ना किसी चीज को, तो वहां पे जैसे चाय छाना जाता है ना, उसी प्रकार के रक्त को क्या करता है कि वह छानता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि वृक्क नलिका, छने हुए द्रव। अब वृक्क नलिका क्या करता है, देखिए ना यहाँ पे वृक्क नलिका भी दिया हुआ है, कहाँ गया जी वृक्क नलिका, वृक्क नलिका यहीं पे था, वृक्क नलिका, हाँ यहाँ पे है। और ये वृक्क नलिका क्या करता है, जो ऐसे ऐसे ये जो है ना पीला कलर का चारों तरफ चल रहा है, यह क्या करता है कि छने हुए द्रव से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और जल का पुनर्अवशोषण करती है। पुनर्अवशोषण इन सभी पार्ट का, ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का और जल का पुनरावशोषण करती है, यानी दोबारा उसको क्या करती है बाबू, सोखती है जी, ठीक है। आगे देखा जाए अगर तो यहाँ पे समझेंगे बाबू कि तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना, तंत्रिका कोशिका जिसे हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं बाबू, ठीक है। यह शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जो संदेशों का संवहन करती है। क्या करती है बाबू, संदेशों का संवहन करती है। यह हो गया तंत्रिका कोशिका का भाग, ठीक है। यहाँ पे अगर नामांकित चित्र बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 गो ऐसे बना दीजिएगा, पहले 4 गो ऐसे, सबको जोड़ के ऐसे एगो लेके आ जाइएगा, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा दूरी पर ऐसे, तो ये ऐसे, इसको ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है बाबू। उसके बाद जो है ना इसको ऐसे ऐसे, मतलब कि पूरा जो है ना डालीदार, ऐसे जैसे पेड़ का डाली पत्ता झड़ गया है ना, वैसे बना दीजिएगा। यह हो जाएगा आपका क्या, तो यह हो गया बाबू मेरे न्यूरॉन, ऐसे ऐसे करके, ऐसे यूं 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 ऐसे, ये सभी हो गया क्या बाबू, तो ये हो गया आपको तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन कहते हैं इसको, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू, देखिए तंत्रिकाक्ष है, इसको जो है कोशिका काय कहते हैं, यहाँ पे द्रुमिका है, ये सभी पुछवा को द्रुमिका कहते हैं, और बीच वाले भाग को क्या कहते हैं बाबू, तो केंद्रक कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे आगे समझते हैं, बड़ा ही सुंदर से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसका मुख्य भाग होता है बाबू द्रुमिका, कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष। अब इस सब का कार्य क्या होता है, तो यह द्रुमिका क्या करता है बाबू, यहाँ पे देखिएगा द्रुमिका, यहाँ पर जो दिया हुआ ना ये पूंछ जैसे जो ऐसे ऐसे है, उसका देखिएगा यह धागों जैसी संरचनाएं हैं जो सूचनाएं प्राप्त करती हैं। ये हमारे शरीर में कहीं पे कोई चींटी काट लिया ऐसे ना, चारों तरफ डाली जैसे फैला हुआ है, वह क्या करता है कि सूचना हमारे दिमाग तक तुरंत पहुंचाता है, अरे पैर में चींटी काट लिया है ना। तो पैर में जैसे चींटी काटती है, किसके द्वारा दिमाग तक सूचना पहुंचता है बाबू, तो यह जो है ना, यह किसके द्वारा बाबू, तो ये न्यूरॉन के द्वारा, ठीक है ना, न्यूरॉन के द्वारा हमारे दिमाग तक सूचना पहुंचती है, ठीक है। उसके बाद देखिए कोशिका काय का काम क्या है, इसमें केंद्रक होता है जो प्राप्त संकेतों को संसाधित करता है। क्या करता है, संसाधित करता है। उसके बाद तंत्रिकाक्ष का काम है कि यह सबसे लंबा भाग है, जो ये लंबा वाला भाग था ना, ऐसे ऐसे जो लंबा वाला भाग था, ऐसे जो लंबा वाला, ऐसे ये जो भाग था ना, ऐसे जो लंबा वाला भाग था, ये वाला, ये क्या था बाबू,
देखिए ना यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। यह क्या है बाबू, तो यह जो है ना तंत्रिकाक्ष है, यह सबसे लंबा भाग है और यह करता क्या है, जो विद्युत आवेगों को कोशिका काय से दूर ले जाता है। क्या करता है बाबू, कोशिका काय से दूर ले जाता है। जैसे यहाँ पे कोई घटना होता है ना तो यहाँ तक ले पहुंचा देता है, यहाँ पे कोई घटना हुआ तो यहाँ केंद्रक तक, यहाँ तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये सभी का द्रुमिका का, कोशिका काय का और तंत्रिकाक्ष का काम समझ गए बाबू, ठीक है। अगला इसमें पॉइंट आएगा क्या, तंत्रिका का आंतरिक अंतिम सिरा, तंत्रिका का अंतिम सिरा, यह क्या करता है, यहाँ से संकेत रासायनिक रूप से अगले न्यूरॉन तक पहुंचाता है, जो पीछे हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद इसका कार्य क्या होता है, यह संवेदी अंग से मस्तिष्क तक, संवेदी का मतलब होता है कि एक नरम नसों द्वारा क्या करता है कि मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से अंगों तक संकेतों को बिजली की गति से पहुंचाता है। देखिए ना यहाँ पे जैसे कोई नीचे चींटी करते ऐसे करते हैं हम लोग, लगता है कि हमारे दिमाग तक एकाएक बिजली की तरह पहुंचता है, बिजली की तरह यह सूचना पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है कि हमारे शरीर में जो है ना किसी भी घटना को हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है, इसका मेन काम यही है बाबू, ठीक है ना। इसलिए न्यूरॉन को जो है ना सूचना तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, सूचना तंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू, मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, पुष्प, अब कह रहा है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट, यानी कह सकता है ना कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट यानी पुष्प की एक जो है ना नामांकित चित्र बनाइए, या फिर कह सकता है कि नामांकित चित्र बनाइए और साथ ही साथ उसका वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना, अगर इतना ही केवल आप अगर बना देते हैं तो बाबू मेरे आपको जो है नंबर मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी वर्णन के लिए भी बोलता है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से फूल को हम लोग बना देंगे और सबसे बीच वाले भाग को कहेंगे बाबू बीजांड, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे भाग होता है मादा युग्मक या फिर अंड कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। वर्तिका, सॉरी ये वाला नहीं है, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल है यह, नीचे वाला जो भाग होता है ना ये जो नीचे वाला भाग होता है बाबू मेरे, यह बाह्य दल कहा जाता है इसको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये बीच वाले सभी भाग को क्या कहा जाता है, तो बाबू मेरे इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं इसको, अंडाशय। लेकिन इसका सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। और इस पे जो पराग कण ऐसे 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 देखिए, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी क्या है बाबू, तो ये सभी आपको कहा जा सकता है कि हम इसको पराग कण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पराग कण कहते हैं। और इसी में जो है नीचे से ऊपर की ओर ऐसे जाता है, इसको नर युग्म कहते हैं। इससे क्या पराग कण निकलते हैं, इसी से पराग कण निकलते हैं। उसके बाद यहाँ पे पराग कोश हो गए, जो यहाँ से ऐसे देखिए ना पीला कलर का ऐसे जो गया हुआ है, और ये जिस प्रकार से जिस रास्तवा से होके जाता है ना बाबू मेरे, उसको कहते हैं तंतु। तो यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है तंतु, ठीक है। ये दल पंखुड़ी हो गया, ठीक है। सबसे नीचवा वाला ये पंखुड़िया को क्या कहते हैं बाबू, तो दल पंखुड़ी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, पराग कोश को और तंतु को कुल मिला करके जो है ना इसको हम पुंकेसर कह सकते हैं, ठीक है। वर्तिकाग्र, इससे जो आगे की तरफ कुछ बढ़ता है, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और यहाँ पे वर्तिकाग्र से लेकर के और अंडाशय से सभी भाग को यहाँ पे जो है ना क्या कहा जाता है बाबू, इसको स्त्रीकेसर कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना आप इसका चित्र बना करके और 5 नंबर बाबू मेरे बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं अपने एग्जाम में, है ना। और आइए बाबू इसका जो है ना एक एक करके हम थोड़ा सा वर्णन भी कर देते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कह रहा है मुख्य भाग एवं वर्णन। कह रहा है बाह्य दलपुंज, यह सबसे बाहरी हरा भाग है जो कली की अवस्था में फूल की रक्षा करता है। दलपुंज क्या है, ये रंगीन पंखुड़ियां होती है। देखिए ना यहाँ पे दलपुंज आपको दिया हुआ है, यही है दलपुंज, ठीक है। दल पंखुड़ी भी कहा जाता है इसको, जो परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। फिर पुंकेसर क्या है, यह नर जनन अंग है। पुंकेसर क्या है बाबू, तो ये जो है ना नर जनन अंग है। देखिए ना परागकोश और ये तंतु, ये दोनों क्या कहलाते हैं बाबू, तो ये दोनों जो है ना पुंकेसर कहलाते हैं। दोनों ये नलिया तंतुआ मिलकर के आई पराग कोशवा मिलकर दोनों क्या है, ये नर जनन तंत्र है। तो यह नर जनन अंग है। इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश जिसमें परागकण बनते हैं, और पुंतंतु का, केवल तंतु यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। केवल तंतु होना चाहिए, जो कि यह वाला तंतुआ है,
ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट क्या है कि स्त्री केसर यह मादा जनन अंग है, इसके 3 मुख्य भाग हैं। तो स्त्री केसर के मुख्य 3 को भाग कौन कौन है बाबू? तो ये हो जाएंगे अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका और वर्तिकाग्र हो जाएंगे। ठीक है, स्त्री केसर के 3 अलग अलग भाग कौन है? तो अंडाशय है, वर्तिका है और वर्तिकाग्र है। ठीक है, ये क्या है? तो ये जो है स्त्री केसर के 3 मुख्य भाग है। आपको ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है कि पुष्प के 3 स्त्री केसर मुख्य भाग कौन है? स्त्री केसर के मुख्य भाग कौन है? तो वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे वर्तिका और अंडाशय पे। तो ये क्या है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये सभी स्त्री के मुख्य जनन मुख्य भाग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा वर्तिका का अर्थ क्या होता है? बीच की लंबी नली है। यह क्या है? तो बीच की लंबी नली है। देखिए यहाँ पे बीच की लंबी नली ऐसे, ये नली को क्या कहा जाता है? वर्तिका कहा जाता है। उसके बाद अंडाशय के बारे में अगर देखें हम लोग, तो अंडाशय किसे कहते हैं? तो निचला फूला हुआ भाग जिसमें बीजांड होते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू? तो पुष्प का अंडाशय कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए यह पुष्प का अंडाशय, ये फूला हुआ जो भाग है यह पुष्प का क्या है बाबू? तो अंडाशय है। ठीक है चलिए अगला इसमें हम लोग पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है क्या कि मानव पाचन तंत्र। ठीक है ना जी, तो अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में? मानव पाचन तंत्र के बारे में। आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको दे देता है कि केवल मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं, तो आप इस प्रकार का चित्र बना करके और बाबू मेरे आप जो है ना बिल्कुल 5 नंबर पा सकते हैं। लेकिन अगर कहता है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं और उसका वर्णन भी करें, तो वर्णन के रूप में आप इसे लिखेंगे, मानव पाचन तंत्र एक जटिल प्रणाली है जो भोजन को शरीर के उपयोग के लिए पोषक तत्वों में बदलती है। भोजन को क्या करती है? पोषक तत्वों में बदलती है, जिसका उपयोग मानव शरीर करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको जीभ हो गया। ठीक है, वहाँ पे मुख है, उसके बाद जिस रास्ता से होकर के भोजन हमारे पेट तक जाती है उसको क्या कहते हैं बाबू? तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर ग्रसनी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं यहाँ पर? ग्रसनी कहते हैं। और जहाँ से भोजन जो है जल्दी जाने लगता है हमारे पेट में, उसको कहते हैं ग्रसिका। ठीक है, और यहाँ पे जो है सबसे पहले कहाँ जाता है भोजन? अमाशय में जाता है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे अग्न्याशय में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है बड़ी आंत में जाता है, उसके बाद रेक्टम है, उसके बाद जो है मल द्वार से होकर के हमारा भोजन क्या होता है कि निष्कासित हो जाता है जी। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे प्रोसेस के बारे में एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, आइए इसको हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है मुख। हम लोग मुख से चलेंगे। एक और सवाल आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता, आज तक भी आ रहा है कि हमारे भोजन जो है कहाँ से पचना शुरू होता है? तो जब हम भोजन करते हैं तो एक प्रकार का लार जो निकल करके ऊपर की ओर आता है, वहीं से यानी कि मुख से ही हमारा भोजन पचना शुरू हो जाता है, मुख से ही केवल। तो यहाँ पे देखेंगे बाबू कि लार ग्रंथियों से निकलने, यहाँ लार ग्रंथियों से निकलने वाला क्या करता है? माइलेज एंजाइम। लार ग्रंथि से हो करके जो निकलता है एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या है बाबू? तो यहाँ पे जो ना इसका नाम है माइलेज एंजाइम नाम है उसका। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करता है। वह क्या करता है? माइलेज एंजाइम जो है हमारे चावल में, हमारे रोटी में, हमारे दाल में या फिर किसी भी प्रकार के अन्न में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको पचाना शुरू करता है। कौन? तो यहाँ पे माइलेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर रहा है ग्रसिका। मुख के बारे में समझ लिए कि इससे हम लोग भोजन का निगलने का काम करते हैं और जीवा से। लेकिन यहाँ पे अब समझेंगे हम लोग ग्रसिका के बारे में, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, इसको ग्रसिका कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपको ग्रसिका। तो यह क्या करता है? भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाती है। क्या करती है? यहाँ मुख से लेकर के कहाँ तक बाबू? तो ये जो ना अमाशय तक पहुंचाती है। और अमाशय वाला पार्ट्स यहाँ पे देखिएगा यही वाला है, यही वाला क्या है कि अमाशय वाला पार्ट्स है यहाँ पर। ठीक है, और अमाशय तक पहुंचा देती है। अगर आगे देखें बाबू तो यहाँ पे दिया है अमाशय। तो अब अमाशय क्या है? ग्रसनी तो अमाशय तक पहुंचा देता है, लेकिन अब हम करेंगे अमाशय का वर्णन कि आखिर अमाशय है क्या। तो देखिए यहाँ पे यह जो ना HCl और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करती है। प्रोटीन के
प्रोटीन क्या है? एक तैलीय पदार्थ है, ठीक है। प्रोटीन क्या है बाबू? एक तैलीय पदार्थ है। लेकिन HCl क्या है? एक खट्टा पदार्थ है। जैसे HCl को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यानी कि खट्टे पदार्थ को और तैलीय पदार्थ को कौन पचाता है बाबू? तो अमाशय पचाता है, ठीक है। यानी कि अमाशय क्या करता है? यहाँ HCl और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। क्या करते हैं? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें क्या होने वाला है? शुद्रांत्र क्या है? शुद्र आंत्र क्या है? जैसे शुद्रांत्र को बनाने के लिए जो है ना ऐसे बनाया गया है। शुद्रांत्र, शुद्र का मतलब होता है अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब होता है खराब, ठीक है। और आंत्र का मतलब होता है आंत, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं उसको यकृत। यह है क्या? तो यहाँ पे देखेंगे यह पाचन का मुख्य केंद्र है। यहाँ यकृत पीत रस, पीत रस जो कि बहुत ही मतलब कि खराब उसका स्वाद होता है। कभी कभी आप जो है मांस खाते समय अगर अचानक अकस्मात गलती से भी आपके मुख में चला जाता है ना, तो उसका स्वाद जो है बहुत कड़वा लगता है। आपको क्या लगता है बाबू? कड़वा लगता है, ठीक है। तो यह जो है ना इसी को हम लोग पीत रस कहते हैं। और यह क्या करता है कि अग्न्याशय यानी कि ट्रिप्सिन लाइपेज से आए रस भोजन को पूरी तरह से पचाते हैं। यानी कि इतना ना कड़वा उसका स्वाद होता है कि कितना भी कठिन से कठिन हम लोग भोजन क्यों ना कर ले, उसको वह पचाने में काम करता है, ठीक है। तो यही हो गया क्या? शुद्रांत। उसको क्या कहते हैं? शुद्रांत कहते हैं। और इसी पे स्थित होता है क्या? पीत रस। तो बाबू आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में बायोलॉजी के क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं आपके पेपर में कि आखिर ये पीत रस जो है ना, पीत रस आखिर कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन दिया रहेगा, किडनी में पाए जाते हैं, हृदय में पाए जाते हैं, छोटी आंत में, या फिर अमाशय में पाए जाते हैं। तो ये कहीं नहीं पाए जाते हैं, ये शुद्रांत्र में पाए जाते हैं। शुद्रांत्र जहां भी दिया होगा उसको ऑप्शन लगा दीजिएगा बाबू, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखें तो बृहदांत्र क्या है? बृहदांत्र क्या है? बृहदांत्र क्या है? तो इसका जो है ना यहाँ अतिरिक्त पानी का अवशोषण होता है और अपशिष्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे भोजन को पचाने के लिए जितने भी जल की आवश्यकता होती है उस जल को हमारा भोजन अवशोषित करके और खुद पच जाता है। लेकिन जितना जल इसमें एक्स्ट्रा होता है यानी कि इसके अलावा होता है ना, उस जल को क्या कर देता है कि बाहर करने का काम करता है। कौन? तो बृहदांत्र, बृहदांत्र, ठीक है। और बृहदांत्र इसमें कहाँ पाया जाता है? तो बृहदांत यहाँ पे जो है इस अमाशय से होते हुए बृहदांत जो है पित्ताशय के पास यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला इसमें पॉइंट देखिए, यहाँ पे जो है ना पाचन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया को मैंने एक एक लाइन वाइज इसको सजा दिया हूँ, ठीक है। देखिए कैसे इसको सजाया गया है। सबसे पहले भोजन कहाँ आता है बाबू? तो मुख में आता है, ठीक है। ये एरो तीरा कहाँ बता रहा है कि मुख में आता है, ठीक है। और मुख के बाद कहाँ जाता है? ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका के बाद कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। उसके बाद छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में, उसके बाद जो है ना गुद्दा द्वार के द्वारा क्या होता है कि भोजन बाहर निष्कासित हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना पाचन की प्रक्रिया, कभी कभी आपके एग्जाम में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पाचन के प्रक्रिया को चित्र के अनुसार दर्शाइए। तो इसको जो ना चित्र के अनुसार इस प्रकार आप दर्शा सकते हैं एरो के द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र वर्णन। चित्र तो ऐसे बना देते हैं लेकिन उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि नामांकित चित्र बनाइए और उसका वर्णन कीजिए। तो आइए यहाँ पे आप वर्णन कैसे करेंगे? लिखेंगे परीक्षा में चित्र बनाते समय इन अंगों को क्रम से दर्शाना है, ठीक है, जैसे अभी हम क्रम से पीछे दर्शाए हुए थे। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ऊपर मुख और जीवा होता है, एक लंबी नली जिसे हम ग्रसिका कहते हैं, जे आकार का अमाशय होता है, बीच में घुमावदार छोटी आंत और उसके चारों ओर जो है ना बड़ी आंत। ऐसे छोटी आंत बीच में घुमावदार और उसके चारों तरफ बड़ी आंत उसको ऐसे घेरे हुए रहती है, ठीक है। उसके बाद बाएं ओर क्या होता है बाबू? तो यकृत होता है और पेट के नीचे क्या होता है? तो अग्न्याशय होता है, जिसके नीचे क्या होता है कि पीत की थैली पाई जाती है, पीत की थैली पाई जाती है, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है बाबू उसको रेक्टम कहते हैं। उसके बाद जो है ना हमारा मलद्वार
देखने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपको बनाना है तो यहाँ से भी कट करके आप बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। पहले जे आकार का ऐसे बना दीजिए, उसके बाद यहाँ पे ऐसे 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 जो है बड़ी आंत बना दीजिए, बीच में घिरा हुआ छोटी आंत बना दीजिए, उसके बाद पिताशा यकृत यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, खेला आपका खत्म हो जाएगा चित्र बनाने का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में जो है ना चित्र बनाने के लिए बायोलॉजी का पूछ सकता है कि बायोलॉजी में इतना सारा जो है ना चित्र बनाने के लिए किसी ना किसी एक चित्र को पूछेगा। ठीक है, इसलिए ऑल टू ऑल आप जो है ना डायग्राम को जो है ना पूरा का पूरा ऑल टू ऑल डायग्राम को आप पूरा कंठस्थ कर लीजिएगा, ताकि कोई भी डायग्राम पूछे ना तो जानते हैं ये क्या है, आम के आम और गुठलियों के दाम। यानी कि इसमें मेहनत भी आपको कम करना है और पूरा का पूरा इसमें 5 नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो इस चित्र को जो है ना आप पूरा के पूरा तरह से जो है ना कंठस्थ याद कर लीजिएगा, इसको 2-4 बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, और आइए फिर इसके बाद लेकर के आ रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत सा एक वीडियो, और प्यारा सा वीडियो होने वाला है आपके फिजिक्स का। ठीक है ना, इसके बाद आपके जो है ना फिजिक्स का एक बड़ा ही शानदार वीडियो होने वाला है कि फिजिक्स में जो है ना अब फिजिक्स में कौन कौन चित्र बनाना है परीक्षा में खास करके। ठीक है, अभी बायोलॉजी का मैंने चित्र तो बता दिया, अब कुछ बच्चों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि सर आखिर फिजिक्स में कौन कौन सा चित्र बनाना होता है। तो फिजिक्स के एग्जाम में जो भी चित्र आपको बनाने का ज्यादा संभावना होता है उस चित्र को लेकर आ रहा हूं मैं नेक्स्ट यानी कि अगले क्लास में। तो सभी बच्चों को जो है ना इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि अगला चित्र हम लेके आने वाला हूं अगला वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिजिक्स वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।